हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो सबसे पहला जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो टिक द करेक्ट आंसर हमें टिक करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाई। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? तो देखिए, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। रूल ऑफ लॉ का ये मतलब होता है कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं वो सरकार के सामने, कानून के सामने ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब के सब बिल्कुल समान होंगे, एक समान होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति से वो बिलोंग करते हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कानून के सामने हर कोई बराबर है। और यही होता है रूल ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट ऑथराइज्ड द ब्रिटिश टू अरेस्ट द पीपल विदाउट ट्रायल। किस एक्ट से जो है ऑथराइज किया गया था लोगों को अरेस्ट करना बिना किसी ट्रायल के। तो बिना ट्रायल के आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं, ये किस एक्ट से दिया गया था वो हमें बताना है। तो देखिए, इसमें टिक गलत हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को ये हक दे दिया गया था कि बिना आप ट्रायल चलाए आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 ये जो है इसका सही आंसर है। और इसी एक्ट की वजह से जो है जलियांवाला कांड जो है हत्याकांड हुआ था। तो इसका ये वाला आंसर है, उसमें गड़बड़ क्लिक हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द मीडिया प्ले फॉर द पीपल। पीपल के लिए मीडिया क्या रोल प्ले करती है? तो ये एज अ वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी एक्ट करती है। मतलब जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसका वॉच डॉग, मतलब सब कुछ ध्यान रखना, सब कुछ लोगों को दिखाना, देश के सामने लाना कि देश में क्या चल रहा है, ये काम होता है मीडिया का। तो इट एक्ट एज द वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है, वाई वर द ब्रिटिश लॉ रिजेक्टेड वेहेमेंटली बाय द इंडियंस। तो क्यों, मतलब ब्रिटिश लॉज को हमारे देश के लोग रिजेक्ट करते थे कि ये गलत है? तो क्योंकि वो आर्बिट्रेरी होते थे यार, कुछ भी मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से बनाया जाता था ब्रिटिश लॉज को, उनके फ़ायदे के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। इंडियंस के लिए तो वो मतलब किसी भी काम के नहीं होते थे, सिर्फ अत्याचार करने के लिए होते थे। तो आर्बिट्रेरी थे, इसलिए हमारे देश के लोग जो है उन लॉज को रिजेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the best expression for a family that lives happily without any violence between men and women। तो ऐसी फैमिली का एग्जाम्पल जो अच्छे से रहे, जिसमें कोई वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़े और हिंसा ना हो पति पत्नी के बीच में, मैन वुमेन के बीच में। तो इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। तो जो इक्वल रिलेशनशिप होते हैं, मतलब जिसमें मैन और वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, वो वायलेंस फ्री होते हैं। तो डी है इसका ऑप्शन। फिर सिक्स्थ वाला है, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस। सिविल राइट मूवमेंट का क्या मतलब रिजल्ट आया था? तो इट लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो सिविल राइट एक्ट जो है यूएस में आया था इसके बाद, सिविल राइट मूवमेंट के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डू प्रोटेस्ट स्टैंड फॉर। प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? तो प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? यूनिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ सिटीजन फॉर समथिंग दैट इज़ अनपॉपुलर। तो हम प्रोटेस्ट कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमें ख़राब लगती है कि ये चीज़ हमारे देश के लिए सही नहीं है, तब हम प्रोटेस्ट करते हैं, सारे लोग यूनाइट होकर के एक साथ आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो देखिए, पार्लियामेंटेरियंस शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल। तो इनके लिए प्रोटेस्ट अगर होते हैं हमारे देश में, तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं देश के, उनको देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है प्रोटेस्ट होने का। और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि अगर लोगों की विल सही है, सही वो बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों की बात मानी जानी चाहिए। तो ए ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एडॉप्टेड बाय आर अपोजिशन लीडर्स। अपोजिशन लीडर किस टाइप का प्रोटेस्ट करते हैं ज़्यादातर? वो क्या जनरली क्या करते हैं? डिस्टर्प्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को चलने ही नहीं देते हैं, इस तरीके से जो है अपोजिशन लीडर्स आजकल प्रोटेस्ट करते हैं। सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखिए। तो राइट इन योर वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्शियस और रियल एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आपको रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं, और आपको एग्जाम्पल भी देना है फिक्शियस, खुद बना करके, कि ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कैसे होता है। तो इसका आंसर है, रूल ऑफ लॉ
means that all person in independent India are equal before law and all laws apply equally to all citizens ऑफ द कंट्री। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब है हर कोई कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद देश के हम नागरिक हैं, सारे सिटीज़न कानून के सामने इक्वल हैं और इक्वली सारे के सारे कानून हर किसी पर अप्लाई होते हैं। ये है इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ये भी इसका मतलब है। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइपोथेटिकल, जो हम फिक्शियस एग्जाम्पल। फिक्शियस का मतलब होता है मनगढ़ंत, जो आप खुद बना करके देते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10 year jail सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। तो एग्जाम्पल ये है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छुपा दिया, ताकि जो है छुपाने के लिए मतलब ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसके बेटे को क्या हुआ, 10 साल की जेल की सज़ा हुई थी। तो देखिए, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है, फिर भी उसको सज़ा हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग क्या हैं हमारे कानून में, कानून के सामने इक्वल है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 रीज़न वाई हिस्टोरियन रिफ्यूट द क्लेम दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो हमें 2 रीज़न बताने हैं कि हिस्टोरियंस कहते हैं बिल्कुल गलत बात है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था रूल ऑफ लॉ हमारे देश में। ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, कॉलोनियल रूल्स वर आर्बिट्रेरी थे यार, किसी पे आर्बिट्रेरी थे, किसी पे कुछ भी लगा देते थे। वो रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है? सब रूल लॉ के आगे इक्वल कैसे हो सकते हैं उन लोगों के उसमें रूल में? The Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India। तो इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो है डेवलपमेंट हुए हैं लीगल, जितने भी लॉज एक आए हैं ना ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, वो हमारे देश के लोगों के फोर्स करने के बाद ही उस टाइप के जो है रूल्स वो लोग लेके आए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ ब्रिटिशर्स का काम है, लाया हुआ है? तो हमारे देश के लोगों का ही सबसे बड़ा उसमें रोल है। तो ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है, reread the storyboards on how a new law on domestic violence got passed। मतलब बताना है कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है वो पास हुआ, और अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना है अलग अलग वेज जो वुमेन ग्रुप्स ने वर्क किया है इसको, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास हो, उसके लिए किस तरीके से काम किया है। तो देखिए, न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड ऑन अक्टूबर 2006 बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास किया था, लॉ जो बना था 2006 में। सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट। कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में, ताकि गवर्नमेंट इस लॉ को लेके आए। In 1999, law students and activists started drafting domestic violence, which was widely circulated। मतलब इस एक्ट के बारे में, लॉज वगैरह के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था कुछ एक्टिविस्ट ने और लॉ के स्टूडेंट्स ने, कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो होती है और कैसा एक्ट लेके आ जाना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। आफ्टर द वुमेन्स मूवमेंट लेट द बिल हैड नॉट द सेम सजेशंस विच वर गिवन बाय द वुमेन ग्रुप्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, वुमेन ग्रुप्स ने जो सजेशन दिए थे 2002 में बिल लेके आया गया है सरकार के द्वारा, मगर विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने जो सजेशन दिए थे वो उसमें लागू नहीं किए गए। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने उसका जो है अपोज किया उस बिल का। सो सेवरल, इस तरीके से सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अगेन गेव सजेशन टू मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास वो गया, जब उसका काफ़ी अपोजिशन हुआ वो जो बिल था। फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ सजेशंस दिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को टू चेंज द प्रेजेंट बिल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इसके लिए। फिर फाइनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन द बिल वाज पास्ड इन अक्टूबर 2006। फिर लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद क्या है, ये जो बिल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पास बन गया था, बिल एक्ट बन गया, वो पास हो गया था 2006 में। तो देखिए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से बिल एक्ट बनता है और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, फिर वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास कैसे जाता है, ये सारा का सारा चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंक्वायरी और हार्म, थ्रेट ऑफ इंजरी और लाइफ
लाइफ को इंजरी कॉज्ड बाय एन एडल्ट, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ। वाइफ को मारा पीटा जो जाता है हस्बैंड के द्वारा, वही डोमेस्टिक वायलेंस होता है सिंपल वर्ड्स में। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली स्ट्रेसिंग हर। जो इंजरी है वो दो तरीके से दी जा सकती है, या तो बीटन अप, फिजिकली आप मार पिटाई कर रहे हैं, या फिर उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये चैप्टर जो है वो तो हमारा हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।